हाँ भाई, कैसी चल रही है पढ़ाई? आवाज आ रही है? हाँ भाई, कुछ पुष्पेंद्र, गुड मॉर्निंग। अच्छी चल रही है। नोट्स वगैरह रिवाइज कर रहे हो टाइम से? पुरानी सब बातें याद है? चलो, जब तक बाकी बच्चे नहीं आते, अब तुमसे सवाल पूछता हूँ मैं। हर्ष बताएगा। जिसे पूछूं उसका जवाब आना चाहिए और किसी का नहीं। हर्ष बताएगा। हाँ भाई, साइन एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है हर्ष? हाँ खुशी, गुड मॉर्निंग। हर्ष, साइन एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, जल्दी से बता। पन्ने नहीं पलटने, नोट्स में देखकर नहीं बताना। हर्ष शर्मा। नहीं खुशी, गलत बता रही है तू। रस्ते से पूछा भी नहीं था, लेकिन तू गलत बता रही है। हर्ष शर्मा। क्या वो भाई सो रखा है क्या, या वैसे ही लेक्चर ऑन करके कहीं और गायब हो रखा है? भाई ने क्लास ही छोड़ दी। हाँ हर्ष शर्मा, साइन एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, जल्दी से बता। ठीक है काव्य, सही है, माइनस कोस एक्स होता है। नहीं मुस्कान, माइनस कोस एक्स प्लस डी एक्स नहीं होता, माइनस कोस एक्स प्लस सी लिखते हैं उसे। डीएक्स तो ये बताता है कि किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं। हाँ जनक, log एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, या 1/x का इंटीग्रेशन कितना होता है, ये बता चल जनक। गुड मॉर्निंग टीचर। log x प्लस सी, बहुत सही। हाँ भाई हिमांशु, तू बता, सेकेंड स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है? हिमांशु, सेकेंड स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन। ठीक है काव्य, सही है, लेकिन तेरे से पूछा ही नहीं मैंने। ठीक है रौनक। सर, डिफरेंशिएशन के साथ वेक्टर्स का ट्रिपल प्रोडक्ट भी आप ही करवाओगे क्या? नहीं मनन, वेक्टर्स का ट्रिपल प्रोडक्ट अगर तुम्हें फिजिक्स में जरूरत पड़ेगी तो नवनीत सर ही करवाएंगे। वैसे जहां तक मुझे पता है, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट की जरूरत पड़ती नहीं फिजिक्स में। मैथ्स में तो होगा 2 साल के बाद, आज से लगभग 2 साल के बाद, 1.5 साल के बाद, क्योंकि ट्वेल्थ में पढ़ेंगे, और ट्वेल्थ में वेक्टर थ्री अपना वन ऑफ द लास्ट चैप्टर्स होता है। वन ऑफ द लास्ट के लास्ट चैप्टर ही होता है। तो वहां पर मैं पढ़ाऊंगा वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, 4 वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट भी इवन कभी कभी कर लेते हैं, या 4 वेक्टर में क्रॉस प्रोडक्ट, मतलब सब कुछ करेंगे उस टाइम। तो पूरा महीना लगाकर पढ़ते हैं वेक्टर आराम से, वेक्टर और 3D दोनों। इसमें बेसिक मैथ्स में नहीं करवाऊंगा मैं। गुड मॉर्निंग, क्या हाल है जी? नवनीत सर ने एक्सरसाइज सेंड की थी, उसमें मैथ्स के क्वेश्चन है, वो फेयर में सोल्व करने हैं क्या? हाँ फेयर में कर लो तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि उसके सॉल्यूशन होंगे तुम्हारे पास बाद में, जब इन्हीं क्वेश्चंस को दोबारा ट्राई करना पड़ेगा, जब
जैसे थोड़ा टाइम हो जाएगा, जैसे तुम्हारे कई बार टेस्ट ऐसे होंगे, जैसे मान लो पहला चैप्टर हुआ, 6 महीने बाद उसका दोबारा टेस्ट ले लिया ताकि तुम रिवाइज करो उसको, तो वहां पर तुम्हारे पास सॉल्यूशन होंगे तो थोड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है, फ्रॉम वेयर विल वी डू द रेस्ट ऑफ दिस क्वेश्चंस। मुस्कान, वो सिर्फ एक डीपीपी होगी, वो एक बुकलेट टाइप होगी एक्सरसाइज, ठीक है, उसमें बेसिक मैथ्स के क्वेश्चन है, लेकिन उसमें बहुत सारे क्वेश्चन एक्स्ट्रा भी होते हैं। जैसे जो तुम्हें डीपीपी मिली है बेसिक मैथ्स वगैरह की, उसमें डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के भी सवाल हैं, काफी सवाल ऐसे हैं जो तुम अभी नहीं कर सकते, तो जितना हो जाए उतना बढ़िया, बस पूरा करने की ट्राई नहीं कर सकते अपने, क्योंकि वही है ना, चीजें बहुत सारी हैं, अगर सारा करने लग गए तो फिर तो मैथ्स ही निपट जाएगा पूरा अपना। अभी कौन सा चैप्टर पढ़ा रहा था, तुम्हें सीक्वेंस सीरीज करवा रहा था, खुशी सर डीपीपी नहीं मिली, पता नहीं वो मुस्कान ने बता दिया, अगर नवनीत सर ने भेजी हो कोई तो। सर यू वर सेइंग दैट द क्वेश्चंस given by you for differentiation were of higher level than those which were necessary, but the questions sent by sir were of higher level than the level of the questions। नहीं, मैंने भाई ये नहीं कहा कि फिजिक्स में जो डिफरेंशिएशन अपने को करने हैं वो उससे मुश्किल करवाए थे, मैंने उसी लेवल के करवाए थे, और जो नवनीत सर ने भेजे हैं वो मैथ्स की डीपीपी होगी, मैथ्स में तो हम उससे बहुत ऊपर के सवाल करते हैं, मैथ्स में तो वो चुन्नू मुन्नू सवाल कंसीडर किए जाते हैं जो मैंने करवाए थे। हाँ, उन्होंने फिजिक्स की सेंड की होगी, उसमें मैथ्स के क्वेश्चन थे वो, लेकिन वो मैथ्स की डीपीपी होगी, वो कहीं मैथ्स की ही मटेरियल में से उठाकर बनाई होगी वो डीपीपी। तो मैंने ये कतई नहीं कहा जितना फिजिक्स में यूज हो ना उतना, मैंने, मेरा मेन मकसद ये है जो बेसिक मैथ्स में पढ़ा रहा हूँ कि तुम्हें बेसिक टॉपिक्स का आइडिया हो, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का, कि सर जब यूज करवाएं तो तुम्हें डिफरेंशिएशन का मतलब पता हो कि इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, एवरेज रेट ऑफ चेंज में फर्क क्या होता है, प्रोडक्ट रूल क्या होता है, चेन रूल क्या होता है, ये बेसिक चीजें। ठीक है, जितना मुझे लगता है कि फिजिक्स में काम आता है उतना मैंने करवा दिया, अगर कोई उससे थोड़ा सा मुश्किल अगर कोई डिफरेंशिएशन आएगा तो सर उसी टाइम बता देंगे, उसी टाइम तुम समझ लोगे, ऐसा नहीं है ना कि उस टाइम सर सीधा लिखकर आगे बढ़ जाएंगे कि ये डिफरेंशिएशन है और हो गया तुम्हारा, अगर वो तुम्हें उस टाइम, अगर जो जितना अपनों ने पढ़ा है उसके थोड़ा बाहर चला गया तो सर उस टाइम करवा देंगे, और ट्वेल्थ में हो गए तो ट्वेल्थ में तो इतना मुश्किल पढ़ लेंगे कि फिजिक्स वाला तो तुम्हें बिल्कुल ही चुन्नू मुन्नू सा लगेगा। हाँ, जो भी है डीपीपी है, एक्सरसाइज है, जो भी है, नाम में क्या ही रखे। अब यही बात इंटीग्रेशन में, अब इंटीग्रेशन में ये थोड़ी ना कि जितना मैंने करवा दिया उतना ही यूज होगा, आइडिया दे दिया बेसिकली तुम्हें, बाकी जो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा यूज होगा वो सर उसी टाइम पर बता देंगे, तुम्हें समझा देंगे। तो ये नहीं हो रहा अभी कि सीक्वेंस सीरीज पढ़ लिया तो बस इतना ही पढ़ना था और हो गया काम खत्म, इसी में से आएगा जो आएगा, थोड़ा एक्स्ट्रा यूज होगा तो कर लेना उस टाइम पे, क्योंकि वही है ना भाई, देखो मैं भी उतना डिटेल में नहीं पढ़ा सकता अभी, बहुत सारी चीजें अभी तुम्हें नहीं पता, बहुत सारी चीजें इकट्ठी पढ़ा दूं, अब इंटीग्रेशन जैसा कि मैंने कहा टफेस्ट चैप्टर्स में से कंसीडर किया जाता है मैथ्स के, अब मैं तुम्हें पूरा इंटीग्रेशन पढ़ाने लग जाऊं, उसमें 15 टाइप की फॉर्म है, जैसे कि अगर ये दिखेगा 1/a sin x प्लस b cos x, इसका इंटीग्रेशन कैसे होता है, तो इसका अलग तरीका है। अगर तुम्हें ये दिखेगा कि a sin x इंटू बी कोस एक्स, इसको इंटीग्रेट करने का अलग तरीका है, तो शक्ल बदलती पूरा का पूरा तरीका बदल जाता है, फॉर्मूले बदल जाते हैं, तो वो सारा करने लग गए तो अपना मैथ्स का सिलेबस तो चालू ही नहीं हो पाएगा, फिर बेसिक मैथ्स ही पढ़ रहे होगे तुम 2-3 महीने तक। ठीक है, और वो जब आएगा तब आएगा जब वो उसका काम पड़ेगा, उसकी टेंशन मत लो। और जो मैथ्स वाले हो तुम्हारा तो बहुत डिटेल में होना है, इतनी डिटेल में होना है सोच भी नहीं सकते तुम। तो चलो, कल हम सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ रहे थे, जहां तक मुझे याद है मैंने एंड में तुम्हें जीपी के बारे में बताया था कि जीपी होती क्या है। सर ये मॉड्यूलस कौन से बैच का चल रहा है, ये बच्चे शिखर उसका चल रहा है, शिखर 1 का, जो तुमसे पहले वाला बैच चल रहा है, जो थोड़ा आगे है तुमसे, उसमें चल रहा है मॉड्यूलस, आज चालू हुआ है। तो कल जो मुझे याद है मैंने तुम्हें जीपी के बारे में बताया था कि जीपी का मतलब होता है कि एपी में तो हम क्या करते हैं, पिछली टर्म में कुछ कांस्टेंट नंबर ऐड करते हैं तब जाकर अगली टर्म मिलती है, जीपी में हम ऐड करने की बजाय मल्टीप्लाई करते हैं, और जो नंबर मल्टीप्लाई करते हैं उसको बोलते हैं कॉमन रेशियो आर, फर्स्ट टर्म वगैरह वही है, उसकी nth टर्म का फॉर्मूला क्या आता है, a इंटू आर की पावर n-1। सम ऑफ जीपी के बारे में बात कर रहे थे, उसमें तुम्हारे बहुत सारे डाउट्स थे कि सर अगर ये हो जाए तो क्या होगा, वो हो जाए तो क्या होगा, तो उसमें बस जो कंडीशंस लिखवाई हैं वो कंडीशंस तुम्हें याद होनी चाहिए कि अगर r इक्वल टू 1 है उसका सम मैंने करके दिखा दिया था, अगर इन्फानेट जीपी है तो सिर्फ तब फॉर्मूला काम करेगा जब r-1 से 1 के बीच में होगा, ना तो वहां पर r-1 के इक्वल होना चाहिए ना 1 के इक्वल होना चाहिए,
और जो ऊपर वाला फॉर्मूला था वो काम करेगा जब फाइनाइट जीपी होगी। फाइनाइट जीपी का मतलब 10 टर्म, 15 टर्म, 20 टर्म ऐसे होगा। उसके ऊपर कुछ बेसिक क्वेश्चन करके देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, लिखो, फाइंड द सम मैं एक सीरीज लिख रहा हूं, इस सीरीज का तुम्हें सम निकालना है। 2 + 6 + 18, ये हमारे पास चलता जा रहा है अप टू 10 टर्म्स तक। इस सीरीज का सम बताओ कितना आएगा जल्दी से। बच्चों मैं वैसे 10-15 बार पहले बोल चुका हूं, मैं 11वीं 12वीं बार फिर बोल रहा हूं, क्योंकि तुम में से कुछ बच्चे अभी भी टेंशन ले रहे हो बेसिक मैथ्स की। तो बेसिक मैथ्स में फिर दोबारा रिपीट कर देता हूं अपनी बात, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। पूरा हम नहीं कर रहे चैप्टर, पूरा चैप्टर करने में जो एक एक चैप्टर हम 2-2 दिन में खत्म कर रहे हैं, वो मैथ्स में 15-15, 20-20 दिन का चैप्टर है। तो चीजें तुम्हारी ऑब्वियसली उसका 10% भी नहीं कर रहे हम, लेकिन हमारा मेन मकसद यह है कि फिजिक्स में चीजें समझ में आ जाए, फिजिक्स में काम चल जाए हमारा, और खासकर मेडिकल वाले बच्चों का। तो वो टेंशन मत लो कि हमारा ये छूट गया, हमारा वो छूट गया, वो छूटेगा। 15 दिन वाली चीज, जो 15 वाली, जो जैसे इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन जो मैं 15 दिन में 12th वालों को समझाऊंगा, तुम अभी 11th में आए हो, तुम्हें अभी 11 12th का कुछ ही नहीं आता खास, तो तुम्हें 2 दिन में कैसे करवा दूंगा मैं 15 दिन का? तो करवा दूंगा तो तुम्हें समझ में क्या आएगा? तो उसकी टेंशन नहीं लेनी तुम्हें। फिजिक्स में तुम्हें एक्स्ट्रा मैथ्स भी कभी कभी यूज करनी पड़ेगी, हो सकता है थोड़ा डिफरेंशिएशन का मुश्किल सवाल आ जाए, लेकिन वो क्या होगा, 50 में से एक बार आएगा, या 100 में से एक सवाल ऐसा होगा, तो उस टाइम सीख लेंगे उसको। अच्छा, ये मनन विप्रांशु, शायद तुम लोग भाई कैलकुलेटर का यूज करके बता रहे हो इतने बड़े बड़े आंसर, कैलकुलेटर का यूज नहीं करना, पावर में छोड़ो, आंसर उतना ही ठीक है। चेक करो ये क्या लिखा हुआ है, ये एक जीपी लिखी हुई है ना? बार बार हम किससे मल्टीप्लाई करें? 3 से मल्टीप्लाई करें, तो ये एक जीपी है जिसकी फर्स्ट टर्म 2 है, बार बार जिससे मल्टीप्लाई करें वो कॉमन रेशियो है, और नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 10 है। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा यहां पर, सोच के देखो। फाइनाइट जीपी है ना, फाइनाइट जीपी में सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला क्या लिखवाया था? वो फॉर्मूला था Sn इज इक्वल टू a इंटू आर की पावर n-1 अपॉन r-1। बस वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ गया। a का मतलब 2 है, r का मतलब 3, 3 की पावर 10-1 अपॉन 3-1। अच्छा, 3-1 कितना होगा? 2 होगा, बाहर वाले 2 से कटेगा, तो आंसर आ जाएगा 3 की पावर 10-1। ये आंसर, ये काम करना है। अब 3 की पावर 10 बहुत बड़ा नंबर होगा, 3 को 10 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो 243 आता है, 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 243 का स्क्वायर आएगा। हमें करने की जरूरत नहीं है, ना ही नॉर्मली हमसे वैल्यू पूछी जाती है। छोटी मोटी वैल्यू 3 की पावर 6 हो तो कर भी ले, 10 वगैरह नहीं पूछता वो, और पूछ लेगा तो मजबूरी में मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। 243 इंटू 243, फिर 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, फाइंड द सम 2 + 2/3 + 2/9 + 2/27। ये कहानी चलती जा रही है अप टू इंफिनिटी। इंफिनिटी का मतलब इंफिनिटी, इनफाइनाइट टर्म्स है इसमें। जल्दी से बताओ इसका सम कितना आएगा? ठीक है, अब कुछ नहीं करना, इनफाइनाइट जीपी है, इस इनफाइनाइट जीपी में जो फर्स्ट टर्म आ रही है वो कितनी आ रही है? 2 आ रही है, वो तो दिख ही रहा है अपने को। अच्छा, कॉमन रेशियो कितना आ रहा है? 2 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 2/3 आए? 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/3 आ गया। अब इनफाइनाइट जीपी है, इनफाइनाइट जीपी के लिए हमने सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला लिखा था, लेकिन हमने कहा था वो फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ तब काम करेगा जब आर की वैल्यू -1 से 1 होगी। तो आर की वैल्यू चेक करो, -1 से 1 के बीच में आ रही है, बिल्कुल आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है हमें।
तो -1 से 1 के बीच में आ रही है तो वो फॉर्मूला लगा सकते हैं इनफाइनाइट जीपी वाला। तो इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला क्या होगा, a/1 - r, जहां पर a का मतलब है 2, r का मतलब है 1/3। सोल्व करोगे तो 2 के अपॉन में बचेगा 2/3। यहां पर क्या होगा, 2 से 2 कटेगा, 3 जो है वो डिनोमिनेटर के भी डिनोमिनेटर में, तो 3 ऊपर चला जाएगा, आंसर आ गया 3। ये आंसर, ये काम करना है। चलो और करके देखते हैं, एक दो सवाल और। कोई डाउट हो तो किसी का पूछ लेना। फाइंड द सम, फाइंड द सम of a GP whose first term is 7, the common ratio is 1, and the number of terms is मान लो 17। एक ऐसी जीपी का सम बताओ जिसमें 17 टर्म्स है, फर्स्ट टर्म 7 है और कॉमन रेशियो 1 है। जल्दी से बताओ कितना आएगा। नहीं काव्या, नोट डिफाइंड क्यों होगा, डिफाइंड होगा, बिल्कुल होगा। फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं है तो क्या होगा, फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं है ना, आंसर तो निकाल ही सकते हैं, क्या दिक्कत है। मैंने उस टाइम ये कहा था कि फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं होगा, आंसर आएगा अपना, मैंने कल निकाल के भी दिखाया था। याद करो 333 लिखा था, 10 बार लिखा था, 3+3+3 अप टू 10 टर्म्स, तो आंसर आया था अपना। ठीक है, लेकिन फॉर्मूला नहीं लगा पाएंगे बस। करें डिस्कस। अब अगर जीपी की फर्स्ट टर्म 7 है, कॉमन रेशियो कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, तो बार बार 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 7 7 चलता जाएगा, कब तक चलेगा, 17 टर्म्स तक चलेगा। अगर मुझे इन सबका सम निकालना है तो मैं इन 7 को बार बार ऐड करता रहूंगा। अब 7 को हम कितनी बार ऐड करें, 17 टाइम्स ऐड करें। किसी नंबर को 17 टाइम्स ऐड करने का मतलब ही क्या है, उस नंबर को 17 से मल्टीप्लाई कर देना, तो कितना आ जाएगा, 7794,119, ये आंसर है। तो फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन आंसर हम तब भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अब 1 मिनट रुको, कुछ टाइप मत करके भेजना, मैं पुरानी चैट पढ़ लूं, किसी का कोई डाउट है तो वो बात करते हैं। टीशा बस मल्टीप्लाई गलत किया हुआ है तूने, वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इतनी बड़ी कैलकुलेशन पे थोड़ा ध्यान दो बस। एचपी नोट डिफाइंड नहीं भाई, मैंने बता दिया। चलो नई चैट में लिख के भेज दो, अगर पुरानी चैट तो यार फिर बहुत ज्यादा पीछे जाना पड़ेगा। किसी को डाउट है तो जल्दी से पूछो, तीनों सवाल में से। इसका सम बता दो, किसका सम बता दो, अक्षित अभी सम भी तो बताया भाई। किसका सम पूछ रहे तो, किसी नंबर को 17 टाइम्स ऐड करना मतलब उसको 17 से मल्टीप्लाई करना। कोई बात नहीं टीशा, अगर गलती से टाइप हो गया तो समझ में आ गया होगा। तो वही सिंपल कहानी है, तुम वैसे ही कल फालतू में टेंशन ले रहे थे। अगर फाइनाइट जीपी है तो ये वाला फॉर्मूला लगा दिया, इनफाइनाइट जीपी है तो वो वाला फॉर्मूला लगा दिया, कॉमन रेशियो 1 है तब भी हमने निकाल लिया। बस फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं है, बस दिक्कत छोटी सी ही आई हमारे पास। अच्छा इसका सम भी बता दो, चलो फाइंड द सम। यहां पर लिखा हुआ है 2, फिर है, या 2 छोड़ो, पहले लिखा हुआ है 3, फिर 6, 3 + 6 + 12 + 24 अप टू इनफाइनाइट टर्म्स। जल्दी से बताओ इसका आंसर कितना आएगा।
सर अगर कॉमन डिफरेंस 1 ना हो और इस क्वेश्चन में 11 हो तो बच्चे कॉमन डिफरेंस कहाँ से लेकर आ रहे हैं? हम तो जीपी पढ़ रहे हैं ना, जीपी में तो कॉमन रेशियो होता है। और अगर कॉमन रेशियो 11 होगा तो पहले वाले सवाल की तरह फॉर्मूला लग जाएगा, a इंटू आर की पावर n माइनस 1। नहीं, कुछ बच्चे अभी भी गलत दे रहे हो, कंडीशंस याद रखो हमेशा। काफी बच्चों ने सही आंसर भी दिए, वासु, काव्य, और इससे पहले भी काफी बच्चों ने सही आंसर दिया था, हिमांक। अभिनव एंड का सिंबल क्यों भेज रहे हैं? उसका सिंबल मिल नहीं रहा इन्फिनिटी का, कोई बात नहीं। नहीं सनन गलत है। कंडीशंस याद रखो, कौन सा फॉर्मूला किस कंडीशन में काम करता है। ठीक है, रोहित सही है, वत्सल सही है, मुस्कान सही है, मतलब जो भी बोला है, मनन सही है। नहीं मुकुल, ये नहीं करेंगे। तो यहाँ पर दिक्कत क्या है? इनफाइनाइट जीपी। मैं इसकी फर्स्ट टर्म निकाल कर देखता हूँ। फर्स्ट टर्म कितनी है? 3 है। कॉमन रेशियो कितना है? 2 है। और नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? इनफाइनाइट। अब मैं जानता हूँ इनफाइनाइट टर्म्स के लिए फॉर्मूला लगता है a अपॉन 1 माइनस आर, लेकिन कब लगता है? जब r माइनस 1 से 1 हो। लेकिन यहाँ पर तो r2 दिया हुआ है, तो फॉर्मूला लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते। तो अब ये जो नंबर है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं और बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। सोच के देखो, अगला नंबर 48, फिर 96, फिर 192, डबल होते होते पता नहीं 15-20 टर्म में पता नहीं कितना आगे पहुंच जाएंगे। काफी बड़े नंबर आ रहे हैं। तो इनका जो सम आएगा वो धीरे धीरे बड़ा होता जाएगा। कितना मिलेगा? इन्फिनिटी। तो सम जो होगा वो आएगा इन्फिनिटी, या फिर उसको क्या कह सकते हो? नॉट डिफाइंड। अब ये क्या है? अब ये मेरी बेवकूफी है कि मैंने ये सवाल दिया, मतलब समझाने के लिए दिया, उतनी बेवकूफी भी नहीं है, लेकिन ये मेरी गलती है कि मैंने सवाल दिया, मुझे पूछना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि सम है ही नहीं इसका कुछ, सम नॉट डिफाइंड आ रहा है ना। तो सवाल वाला, बनाने वाला, वो ऐसा सवाल पूछेगा ही नहीं। बस वो तो मैंने तुम्हें इसलिए बता दिया कि हाँ, जो तुम कह रहे थे कि अगर ये हो गया तो वो हो गया, तो क्या लिख देंगे? इन्फिनिटी लिख देंगे, हो गया काम खत्म। क्या ही दिक्कत है? ठीक है, नोट करो जो लिखा हुआ है। कुछ डाउट है, कुछ नहीं समझ में आया तो पूछो। फिर एक सवाल और करते हैं, फिर अगला टॉपिक करते हैं। आज शाम को वही क्वाड्रेटिक को आगे बढ़ाऊंगा मैं, वर्टेक्स वगैरह बताऊंगा, उसकी रेंज बताऊंगा। अगर कोई क्लास अटेंड करना चाहे तो शाम वाली कर सकते हैं। लिंक मैं नॉर्मली भेज ही देता हूँ। गुरुकुल वालों में नहीं भेजता, क्योंकि उनका पहले से ही शायद हो ही चुका है पूरा। तो वैसे तुम आगे चल रहे हो। करें आगे बढ़े? नोट कर लिया हो तो चलो करो, 2 मिनट दे रहा हूँ, नोट करो। सर व्हाट इज द टॉपिक ऑफ टुडेज क्लास इन इवनिंग? मुस्कान, आज का टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। कल मैंने उनमें स्टार्ट करवा दिया था, उसके ग्राफ करवा दिए थे, 6 ग्राफ, ए पॉजिटिव, डी पॉजिटिव, वो सब कुछ। आज मैं उन्हें करवाऊंगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वर्टेक्स कैसे निकालते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में उसकी रेंज कैसे निकालते हैं, और क्या था, बस मेन तो यही टॉपिक कवर होगा। वर्टेक्स का मतलब क्या होता है, बस ये चीजें। ठीक है, चलो एक आखिरी सवाल लिखो, फिर आगे बढ़ते। फाइंड द सम। यहां पर लिखा हुआ है 2, या एक मिनट रुको, 4, 2, 1, ये चलता जा रहा है और ये चलता जा रहा है 9 टर्म्स तक। इसका सम बताओ जल्दी से कितना आएगा? शगुन सर थर्ड बता दो, मैंने सुना नहीं। शगुन नहीं, इस तरीके से काम नहीं चलता ना बच्चे। देख, अब तो अगर नहीं सुनेगा या सुनेगी शगुन, लड़की का नाम भी होता है, लड़की का भी होता है, पता नहीं मुझे, तो गलत बोल रहा हूँ तो सॉरी, लेकिन इस तरीके से नहीं होता ना। फिर वो सुनो उस टाइम, क्यों नहीं सुना? कारण क्या रहा नहीं सुनने का? अच्छा, शिवम कह रहा है हमारा पीयूष से स्टार्ट कर चुके क्वाड्रेटिक। हाँ, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैथ्स में स्टार्ट हो गया तो उसमें तो बिल्कुल ही डिटेल नहीं होगा। मैं तो फिर भी ऊपर ऊपर से करवा रहा हूँ अभी तो। कोई बात नहीं शगुन, अगर टाइम बचा तो मैं एंड में बता दूंगा, नहीं तो लेक्चर तो शाम तक अपलोड हो ही जाएगा, उसको देख लेना एक बार। क्योंकि दिक्कत ये नहीं है कि हम ये नहीं कह रहे कि
तुमने नहीं सुना तो तुम्हारा नुकसान हो गया, तुम्हारी गलती है। ये हमारे कहने का मतलब कतई नहीं होता। बस बात ये होती है कि बाकी बच्चों का टाइम वेस्ट ना हो, टॉपिक आगे बढ़ जाए अपना। तो अगर कभी ऐसा हो ना कि कभी डिस्कनेक्ट हो जाओ, कोई टॉपिक छूट जाए, कोई क्वेश्चन छूट जाए, तो लेक्चर दोबारा देख लो, उसमें जो दिक्कत आए फिर व्हाट्सएप पर मैसेज करके दोबारा पूछ लो, 10 बार पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्लास में रिपीट करने से क्या है, फिर वो टाइम वेस्ट होता है क्लास का। 1 ही घंटे की क्लास है अपनी, और बहुत छोटी क्लास होती है 11th-12th में। तो टाइम बचेगा तो मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा, नहीं तो फिर फिलहाल अभी क्लास के बाद, ठीक है। अब मेरा सवाल तुमसे ये है, चलो सवाल तो बाद में, पहले फर्स्ट टर्म कितनी है इसकी? फर्स्ट टर्म है 4। बार बार किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? 1/2 से, तो कॉमन रेशियो 1/2 है। मेरा सवाल तुमसे ये है कि मैं ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगा या ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगा, ऊपर वाला नीचे वाला? तो अगर किसी बच्चे ने नीचे वाला फॉर्मूला लगा दिया तो वो गलत लगाया। सिर्फ ये नहीं होता कि कॉमन रेशियो -1 से बने तो ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। इनफाइनाइट टर्म्स भी होनी चाहिए। यहां पर क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 5 है ना, 9 है। 9 टर्म्स हैं तो ऊपर वाला फॉर्मूला लगेगा। a/1 माइनस r वाला जो सिंपल वाला फॉर्मूला है वो सिर्फ और सिर्फ तब लगेगा जब इनफाइनाइट जीपी हो। यहां पर इनफाइनाइट जीपी तो आ नहीं रही ना, तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? S9 इज इक्वल टू a का मतलब 4, r का मतलब 1/2, पूरे की पावर n -1 अपॉन में आएगा r -1। ये वाला फॉर्मूला लगेगा। इसको सिंप्लीफाई कर लो, आंसर आ गया। एलसीएम वगैरह लेकर कर लोगे वो अपने आप, ठीक है, जितना भी आ रहा है। चलो मैं सोल्व करके दिखा देता हूँ। 4 एलसीएम लोगे तो 1 - 2 की पावर 9 अपॉन में आएगा 2 की पावर 9 -1/2। ऊपर 4 तो है ही, 2 की पावर 9 का मतलब होता है 512। 512 में से 1 गया, ये बनेगा 511। माइनस माइनस कट चुके हैं, नीचे बचा 2 की पावर 8, 511। अगर 4 को 2 की पावर 8 से कैंसिल करोगे तो कितना बचेगा? 2 की पावर 6 बचेगा। 2 की पावर 6 कितना होता है अपने पास? 64। तो ये आंसर आएगा। तो गलती से भी a/1 माइनस r वाला फॉर्मूला नहीं लगाना अपने को, नोट करो। तो अब अपने पास एपी हो गया, जीपी हो गया। अब हम बात करेंगे एचपी की। एचपी की बिल्कुल ही हल्की सी बात करेंगे, क्योंकि मेरी नवनीत सर से बात हो चुकी है, उन्होंने बताया। मैथ्स में तो पढ़ते हैं थोड़ा बहुत एचपी, मैथ्स में भी ज्यादा हाथ पैर नहीं मारते, क्योंकि एचपी थोड़ा अजीब टॉपिक है, उसके बारे में चीजें निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। कई चीजें तो हम निकाल ही नहीं सकते। जैसे एपी के सम का फॉर्मूला पढ़ा है ना हमने, जीपी के सम का फॉर्मूला पढ़ लिया, एचपी के सम का फॉर्मूला ही नहीं होता। ऐसा नहीं कि हमारे सिलेबस में नहीं है, होता ही नहीं, कोई निकाल ही नहीं सकता। फॉर्मूला डिराइव करना ही उसको पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो एचपी के बारे में वैसे भी थोड़ा मैथ्स में भी कम पढ़ते हैं, फिजिक्स में तो और भी कम पढ़ते हैं, लेकिन अगर कभी एचपी का नाम आ जाए तो हमें हल्का सा आइडिया। तो जैसे एरिथमेटिक प्रोग्रेशन थी, फिर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, अब आएगी हार्मोनिक प्रोग्रेशन। लिखो एचपी। A1, A2, A3 up to AN are said to be in HP if 1 upon A1, 1 upon A2, 1 upon A3 up to 1 upon AN are in AP। कुछ नहीं, एचपी का अपना कोई खास वजूद नहीं है। एचपी अपनी जो डेफिनेशन है वो एपी से निकलवाता है। कैसे निकलवाता है देखो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो मैं नंबर ले लूं, 1 है, 1/2 है, 1/3, 1/4, 1/5, ये चलता जा रहा है। मान लो ये एक सीक्वेंस हमने लिख दिया। सीक्वेंस का मतलब याद होगा, कल मैंने क्या बताया था? एक नंबर्स का ऑर्डर्ड कलेक्शन, अरेंज किया हुआ कलेक्शन, जिसमें एक पैटर्न फॉलो हो रहा हो। अब अगर मुझे देखना है कि ये जो सीक्वेंस बन रहा है वो एचपी है या नहीं है, तो एचपी का अपना कोई खास वजूद नहीं है। तुम क्या करो, इनका रेसिप्रोकल कर दो। 1 का रेसिप्रोकल कितना होता है? 1 होता है। 1/2 का रेसिप्रोकल कितना होगा? 2। 1/3 का रेसिप्रोकल 3। 1/4 का रेसिप्रोकल 4। 1/5 का रेसिप्रोकल 5। चलेगा ये? बिल्कुल सही बात है।
अगर इस सीक्वेंस के रेसिप्रोकल वाली टर्म्स एपी में है तो ये नंबर एचपी में होंगे। A1, A2, A3 को एचपी कब बोलेंगे? जब उनके रेसिप्रोकल्स एपी में है। समझ में आया बात क्या करना चाह रहे हैं? जैसे अगला एग्जांपल देखो, मान लो मैं ले लूं 1/3, 1/7, 1/11, 1/15, ये चलता जा रहा है। अब मैं तुमसे पूछ लूं कि ये बताओ एचपी में है या नहीं है, तो तुम क्या करोगे? सबका रेसिप्रोकल कर दोगे। 1/3 का रेसिप्रोकल कितना होता है? 3 होता है। 1/7 का रेसिप्रोकल 7 होता है। 1/11 का रेसिप्रोकल 11, 1/15 का 15। चेक करो ये जो नया सीक्वेंस बना है वो एपी में आ रहा है नहीं आ रहा? बिल्कुल आ रहा है। फर्स्ट टर्म 3 है, कॉमन डिफरेंस 4 है, तो ये एपी है, तो ओरिजिनल वाला क्या होगा? एचपी होगा। ये काम करना है अपने को। पल्ले पड़ा कुछ कुछ क्या करना चाह रहे हैं? समझ में आया कुछ? कुछ नंबर्स एपी में तब होंगे जब उनके रेसिप्रोकल, सॉरी, कुछ नंबर एचपी में तब होंगे जब उनके रेसिप्रोकल एपी में होंगे। हाँ या ना? क्लियर हुआ या नहीं? चलो अब मैं एक एग्जांपल पूछ देता हूं, तुम बताओ कि वो एचपी है या नहीं है। चेक वेदर द सीक्वेंस सीक्वेंस क्या है? 2/3, 2/5, 2/7, 2/9 is in HP or not? तुम्हें बताना है कि ये HP है या नहीं है। If yes, then find the 15th term of the HP. HP है नहीं है? अगर है, नहीं है तो भाड़ में गया सब कुछ। अगर है तो इसकी 15वीं टर्म बताओ, 15th टर्म बताओ। काव्य कह रहे हैं सर स्क्रीन ब्लर। बच्चे तेरे एंड पे शायद दिक्कत होगी, एक बार मीटिंग लीव करके दोबारा ज्वाइन करके देख ले, कभी कभी उससे दिक्कत दूर हो जाती है। क्योंकि या तो तेरे घर पे इंटरनेट की स्पीड कम आ रही होगी या सेंटर पे कम आ रही होगी, और दोनों का कोई इलाज नहीं है। मनन भी कह रहा है ब्लर है। मैं वही कह रहा हूँ, एक बार तुम्हारे एंड पे हो सकता है दिक्कत हो, इलाज कुछ नहीं है लेकिन उसका। आ गया सबका? ठीक है, ये तो सारे बता रहे हो यार, बहुत बढ़िया। अब देखो इसके रेसिप्रोकल करके देखते हैं। इनके रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या बनेंगे? 3/2, 5/2, 7/2, 9/2, चलता जाएगा। ये नंबर्स चेक करो एपी में है या नहीं है? बिल्कुल है। अगर ये नंबर एपी में है तो ओरिजिनल वाला क्या होगा? एचपी। तो तुम लिखोगे द सीक्वेंस, द गिवन सीक्वेंस इज एन एचपी। तो ये एचपी है। अच्छा, अब उसने क्या पूछ लिया? एचपी की 15वीं टर्म पूछ ली, 15th टर्म पूछ ली, या कौन सी पूछी है मैंने? 15th टर्म पूछी है। तो एचपी का कोई खास फॉर्मूला नहीं होता। तुम क्या करो, जो एपी की फर्स्ट टर्म है उसका उल्टा कर दोगे तो एचपी की फर्स्ट टर्म आ जाएगी। जो एपी की सेकंड टर्म है उसका रेसिप्रोकल करोगे तो एचपी की सेकंड टर्म। जो एपी की फोर्थ टर्म है उसका रेसिप्रोकल करोगे तो एचपी की फोर्थ टर्म। तो तुम क्या करो, एपी की 15th टर्म निकाल लो। तो तुम लिखोगे 15th टर्म ऑफ एपी। एपी की 15th टर्म हमें निकालनी आती है। फर्स्ट टर्म 3/2, एन का काम 15 कर रहे हैं, उसमें से 1 माइनस करेंगे तो 14 इंटू कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कितना है? 5/2 माइनस 3/2 1 है। सोल्व करोगे तो कितना आ गया? 28 और 31/2। तो एपी की 15th टर्म है 31/2। इसका रेसिप्रोकल करती एचपी की टर्म आ गई। तो 15th टर्म ऑफ एचपी कितनी होगी? 15th टर्म ऑफ एचपी होगी 31/2 का रेसिप्रोकल, यानी 2/31। ये आंसर है। अगर समझ में आया तो जल्दी से नोट करो,
कुछ डाउट है तो पूछ लो। बहुत सही, सबका सही आ रहा है। सरिता, रौनक, प्रशांत, बहुत बढ़िया। जनक, हर्ष, आदित्य, जो चीज फिजिक्स में काम की नहीं है उसका सही जवाब दे रहे हो सारे, उसमें कोई डाउट नहीं है तुम्हारा। देवांशु, एचपी का यूज उतना है नहीं भाई, कभी अगर बोल दे फिजिक्स में तो बस ठीक है। यूज तो किसी का ही नहीं है, एपी का भी यूज क्या ही है यूं तो देखा जाए तो, मतलब वो मिलता है अपने को, जहां पर मिलता है वहां पर। जैसे एपी का तो मैं फिर भी बता सकता हूँ, एपी का यूज ये है कि एपी सिंपल इंटरेस्ट में काम आता है। एक्चुअली एपी जो होता है वो सिंपल इंटरेस्ट होता है, और जीपी जो होती है वो एक्चुअली वो होता है, क्या कहते हैं यार उसे, नाम कैसे भूल गया मैं उसका, कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर तुम सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला पढ़ोगे तो एक्चुअली वो एपी का फॉर्मूला होता है। अगर तुम कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला पढ़ोगे तो एक्चुअली जीपी का फॉर्मूला होता है। खुशी, एचपी ज्यादा इजी है। हाँ, ज्यादा इजी इतनी है क्योंकि यही है, बस इतना खत्म हो गया एचपी। बस सम का कोई फॉर्मूला है नहीं हमारे पास। सम का फॉर्मूला ही नहीं है कोई। ठीक है, तो एपी हो गया, जीपी हो गया, एचपी हो गया। और असल में जब मैं मैथ्स में तुम्हें वो पढ़ाऊंगा ना, सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर, तो एपी जीपी के बारे में तो और भी चीजें पढ़ेंगे, उनकी प्रॉपर्टीज होती हैं कि इससे मल्टीप्लाई करने पर क्या फर्क पड़ेगा, उससे मल्टीप्लाई करने पर क्या फर्क पड़ेगा। बहुत अच्छे अच्छे सवाल करके देखेंगे मुश्किल, इसमें इतना ही पढ़ेंगे। नहीं मुस्कान, जीवन उतना आसान नहीं है कि हम एपी के सम कर लें और उसका रेसिप्रोकल कर दें तो एचपी का सम आ जाएगा। क्योंकि सोच के देखो ना, जैसे मान लो मैं दो नंबर को ऐड कर रहा हूं, ए प्लस बी, अगर मान लो मैंने सम का रेसिप्रोकल कर दिया तो क्या बनेगा, 1/a+b। यहां पर मैंने क्या करा है, सम निकालकर फिर रेसिप्रोकल करा है। मान लो अब मैं क्या करूं, रेसिप्रोकल करके फिर सम करूं, तो क्या बनेगा, a+b/a+b, ab सॉरी। तो एक बार तो सम निकालकर फिर रेसिप्रोकल करें, एक बार रेसिप्रोकल करके फिर सम करें, दोनों में बहुत बड़ा अंतर आ रहा है, दूर दूर तक भी बराबर नहीं आ रहे। ठीक है, देखने में बहुत अलग अलग है। तो वही काम यहां पर होगा। तो हमें एपी का सम निकालकर ऐड नहीं करना, हमें रेसिप्रोकल निकालकर फिर हमें ऐड करना है। ठीक है, तो उस टाइम फिर वो फॉर्मूला सेम नहीं रह पाता, फिर वो फॉर्मूला निकल कर ही नहीं आ पाता। मतलब हायर मैथमेटिक्स में भी इसका कोई फॉर्मूला नहीं है। ठीक है, पल्ले पड़ गया। चलो एक इंटरेस्टिंग बात सुनोगे थोड़ी सी। ई बताया था मैंने 2.71, याद है, नेपियर्स कांस्टेंट, याद है ना, उसमें इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में बताया था। इसके बारे में देखो, मुझे थोड़ी इंटरेस्टिंग लगती है क्योंकि मुझे मैथ्स काफी इंटरेस्टिंग लगता है, हो सकता है तुम्हें ना लगे, लेकिन मैं बता देता हूँ। मतलब रियल लाइफ में इसका है, जैसे अगर मान लो तुम बैंक में गए, सपोज करो, ठीक है, बैंक में तुम्हारा अकाउंट है, वैसे तो कहाँ ही होगा अकाउंट, ठीक है, घर वाले वैसे ही इस टाइम तो पैसे कहाँ ही देते होंगे। तो मान लो बैंक में तुम्हारा अकाउंट है, तुम्हें बोला गया कि तुमने 100 रुपए बैंक में डिपॉजिट करवाए, ठीक है, 100 रुपीज। बैंक वालों ने बोला कि हम तुम्हें 1 साल के बाद, वैसे तो कोई बैंक ऐसा है नहीं बेवकूफ, लेकिन बैंक वालों ने बोला हम तुम्हें 1 साल के बाद, या 100 रुपए छोड़ो, 1 रुपया ले लो। बैंक ने बोला तुमने 1 रुपया डिपॉजिट करवाया, बैंक ने हमें बोला कि हम 1 साल के बाद तुम्हें 100% का उसके ऊपर इंटरेस्ट देंगे। तो 2 साल के बाद तुम्हारे पास 1 साल के बाद कितने रुपए होंगे, ये बताओ मुझे। 2 रुपए हो जाएंगे, 100% का इंटरेस्ट मिला, 1 रुपया मिल गया, 1 रुपया मिल गया, तो एक पहले से था, 2 रुपए हो गए, तो एंड रिजल्ट क्या मिला, 2 रुपए। अच्छा, अब तुम फिर किसी और बैंक में गए, उस बैंक ने तुम्हें क्या कहा कि हम तुम्हें 1 साल के बाद इंटरेस्ट नहीं देंगे, हम 6-6 महीने के बाद इंटरेस्ट देंगे। पिछला बैंक तो क्या कर रहा था, पहले उसने 1 साल के बाद 100% का इंटरेस्ट दे दिया हमें। दूसरा बैंक कह रहे तुम एक काम करो, दोनों चीजों को 2 से डिवाइड कर दो। हम क्या करेंगे, पहले 6 महीने निकलने के बाद तुम्हें 50% ब्याज देंगे, इंटरेस्ट देंगे, फिर अगले 6 महीने में फिर 50% का इंटरेस्ट देंगे। कौन ज्यादा फायदेमंद है, ऊपर वाला चीज या नीचे वाली चीज, जल्दी से बताओ। मतलब अब क्या बैंक क्या करेगा, 6 महीने निकलने के बाद 60%, सॉरी 50% तुम्हें इंटरेस्ट देगा, और उसके 6 महीने बाद फिर 50% इंटरेस्ट देगा। सेम चीज है या ऊपर वाला फायदेमंद है, नीचे वाला फायदेमंद है?
या दोनों ही सेम चीज है? बिल्कुल सही है, नीचे वाला ज्यादा फायदेमंद है। कैसे? जब 6 महीने बाद तुम जाओगे तो 50% ब्याज मिल गया, तुम्हें इंटरेस्ट मिल गया। 1 रुपए का इंटरेस्ट कितना होगा? 50 पैसे होंगे। तो 6 महीने के बाद तुम्हारे पास पैसे हुए 1.5 रुपीस। अब इसके ऊपर 50% फिर मिलेगा तुम्हें, मतलब 1.5 का 50% कितना होगा? कितना होगा? 0.75। 0.75 जोड़ोगे तो अगले 6 महीने के बाद तुम्हारे पास टोटल बैंक में कितने होंगे? सॉरी, 2.75 नहीं, 2.25। तो अगर तुम्हें 6-6 महीने के इंटरवल पर 50-50% इंटरेस्ट मिलता है तो तुम्हारे पास 2.25 रुपए होंगे। पहले तुम्हारे पास 2 रुपए थे, है ना? तो फायदेमंद कौन हुआ? नीचे वाला हुआ। इसलिए कंपाउंड इंटरेस्ट को बोला जाता है दुनिया का 8वां अजूबा। सुनिए ये बात। कंपाउंड इंटरेस्ट को दुनिया का 8वां अजूबा बोला जाता है। जैसे कैसे? देखो, मान लो आज तुम्हारे पास 100 रुपए हैं, मैं तुम्हें सिर्फ हर साल मात्र 15% का कंपाउंड इंटरेस्ट देता हूं। सिर्फ 15 साल 15% का, ठीक है? 15% का कंपाउंड इंटरेस्ट देने से तुम्हारे पास, एक मिनट रुको, 15% वैसे तो कम ही है काफी। हाँ बता रहा हूं मनन, बता रहा हूं। तो 15% का अगर मैं तुम्हें इंटरेस्ट देता हूं तो 20 साल के बाद तुम्हारे पास जो करंट पैसा था जो तुमने डिपॉजिट करा था 16 गुना से भी ज्यादा होगा, 16 टाइम से भी ज्यादा होगा। सिर्फ 15%, 20 बार 15% जोड़ा, 15% को 20 बार जोड़ो, कितना होता है? 300% होते हैं। 300% का मतलब 3 गुना। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट पिछले वाले पैसे पर भी इंटरेस्ट मिलता जाता है और उसको और आगे बढ़ा के 16 गुना कर देते हैं। ठीक है, एक तो मैं सिंपल इंटरेस्ट दूं, हर साल तुम्हें 15% का सिंपल इंटरेस्ट मिले, तो 20 साल बाद कितना इंटरेस्ट मिला? 300% का। 300% का इंटरेस्ट मतलब तुम्हारा पैसा 4 गुना हो गया। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में वही पैसा 16 गुना हो जाएगा। तो अब देखो, अब इसमें और क्या है? तो अब हमने एक साल में 100% का ब्याज लिया, 2 रुपए मैंने ये करा। अब एक और बैंक है, वो तुमसे कह रहे हैं कि तुम 1 रुपया डिपॉजिट करवाओ, इसके फिर दो दो टुकड़े कर लेते हैं। वो कह रहे हैं कि पहले 3 महीने के बाद हम तुम्हें 25% इंटरेस्ट देंगे, फिर अगले 3 महीने फिर तुम्हें 25% इंटरेस्ट देंगे, इसके बाद फिर अगले 3 महीने फिर 25% इंटरेस्ट देंगे, और अगले 3 महीने बाद फिर 25% इंटरेस्ट देंगे। तो कौन सी चीज फायदेमंद है? बैंक 1 फायदेमंद है, बैंक 2 या बैंक 3? बैंक 3 अब और भी फायदा करेगा। तो सोच के देखो, जितना तुम टाइम पीरियड को डिवाइड करते जा रहे हो, इंटरेस्ट रेट को भी उतनी तरीके से डिवाइड करते जा रहे हो। जैसे यहां पर हाफ किया टाइम को, तो इंटरेस्ट रेट भी हाफ कर दी, यहां पर भी हाफ हाफ कर दिया। अब मान लो तुम्हें कोई बैंक कह रहा है कि हम हर सेकंड तुम्हें इंटरेस्ट देंगे, हर मिली सेकंड तुम्हें इंटरेस्ट देंगे, लेकिन इंटरेस्ट का जो रेट होगा वो भी बहुत छोटा होगा। सोच के देखो, जैसे यहां पर अगर टाइम को 2 से डिवाइड करा तो इंटरेस्ट को भी 2 से डिवाइड करना पड़ा ना, रेट को। यहां पर अगर टाइम को 4 से डिवाइड करा, 1 ईयर को 4 हिस्सों में बांट दिया, तो 100% का जो इंटरेस्ट रेट था उसको भी 4 हिस्सों में बांट दिया। तो जितने इस तरीके से पार्ट्स में डिवाइड करोगे उतना ज्यादा फायदा है। अब एक बैंक आया, वो कह रहा है मैं तुम्हें हर मिली सेकंड, हर माइक्रो सेकंड, हर नैनो सेकंड में तुम्हें इंटरेस्ट दूंगा, और उसकी जो इंटरेस्ट रेट होगी वो कितनी होगी? नेग्लिजिबल होगी, 0.000% होगी। क्योंकि अगर तुम एक साल से एक नैनो सेकंड पर आ रहे हो, 10⁻⁹ सेकंड पर, तो जितना टाइम पीरियड डिवाइड हुआ है उतने से ही तुम्हें वो भी करना पड़ेगा, क्या कहते हैं, इंटरेस्ट रेट भी डिवाइड करना पड़ेगा। तो अब जो तुम्हारे जो प्रॉफिट होगा वो मैक्सिमम प्रॉफिट होगा, वो मैक्सिमम प्रॉफिट है जो तुम ले सकते हो बैंक से एक साल में, अगर हर सेकंड तुम्हारे पास इंटरेस्ट मिल रहा है तुम्हें। और वो जो वैल्यू निकल कर आती है वो आती है 2.71। प्रैक्टिकल ई का एक जहां पर दिखता है हमें वो ये, वो वैल्यू ई है। 2.71 रुपीज होंगे तुम्हारे पास अगर बैंक तुम्हें 0.000000001% इंटरेस्ट पर रेट पर इंटरेस्ट देता है हर मिली सेकेंड, हर माइक्रो सेकेंड, हर नैनो सेकेंड में। तो तुम्हारे पास एक साल के बाद बैंक अकाउंट में इतना रुपए होंगे।
ये है ई असल में, ठीक है। बाकी मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगता, हो सकता है तुम्हें ना लगाओ, क्योंकि मेरा मैथ्स में वैसे काफी इंटरेस्ट है ही, तो चलो छोड़ो। अब एपी हो गया, जीपी हो गया, एचपी हो गया, ठीक है। फालतू की बातें थी, वैसे याद आ गया तो मैंने बता दिया। हाउ मेनी माइक्रो सेकेंड्स आर देयर इन 1 सेकंड? वैसे मुस्कान ही पढ़ाते हैं केमिस्ट्री फिजिक्स में, अगर मुझे सही याद है तो माइक्रो सेकंड 10 की पावर -6 होते हैं। मतलब एक सेकंड में 10 की पावर 6 माइक्रो सेकंड होते हैं, अगर मुझे सही याद है तो। आयुष बैंक इज टोटली इन लॉस। नहीं भाई, आयुष ऐसा बैंक कोई नहीं है पागल वाला। हर बैंक पैसा कमाने के लिए है। चलो अभी टॉपिक खत्म नहीं हुआ, अभी आगे चलते हैं थोड़ा सा। मेन मुद्दा तो खत्म हो गया अपना। एपी हमने पढ़ लिया, जीपी पढ़ लिया, एचपी पढ़ लिया। अब इससे रिलेटेड हमारे पास एक बहुत अच्छी ना प्रॉपर्टी है, एक बहुत अच्छा रिजल्ट है, जिसको हम बोलते हैं एएम जीएम एचएम इनइक्वालिटी, या एएम जीएम इनइक्वालिटी। एचएम तो यूज ही नहीं होता इतना, तो वो लिखो, एएम जीएम इनइक्वालिटी। ठीक है, एएम जीएम कुछ होते हैं, मैथ्स में थोड़ा ढंग से पढ़ेंगे। एएम का पूरा नाम होता है एरिथमेटिक मीन, जीएम का पूरा नाम होता है ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है। लेट A1 A2 A3 अप टू AN आर पॉजिटिव रियल नंबर्स। मैंने क्या किया, मैंने 10 15 50 20 जितना मेरा मन करा, या जितना सवाल वाले का मन करा, उतने उसने उतने पॉजिटिव नंबर बनाकर दे दिए। पॉजिटिव होने चाहिए सारे के सारे नंबर। अगर एक भी नंबर नेगेटिव हो गया या जीरो हो गया, वहीं पर कंडीशन फेल हो जाएगी, ठीक है। तो एएम जीएम इनइक्वालिटी क्या कहती है कि जो सभी पॉजिटिव नंबर थे ना, सबसे पहले तुम क्या करो, इन सबको ऐड कर दो, इन सबको ऐड कर दो। कितने नंबर हैं? अगर A1 से AN तक जा रहे हैं, अच्छा A1 से AN लिखा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कहना मैं कतई जरूरी नहीं है कि एपी है जीपी है, हमें फर्क नहीं पड़ता, कोई भी रैंडम नंबर है, 1 2 7 100 159, कोई भी रैंडम नंबर है, एपी में हो जीपी में हो, मुझे मतलब नहीं है बस नंबर। तो तुम क्या करो, सबको ऐड करो, टोटल कितने नंबर है n, n से डिवाइड करो। इसको बोलते हैं एरिथमेटिक मीन, यानी एएम। ये नंबर हमेशा ग्रेटर देन होगा या इक्वल टू होगा, किसके? इस चीज के। पहले सबको ऐड करा था, अब सबको मल्टीप्लाई करेंगे, सबको मल्टीप्लाई कर दिया। अगर n नंबर्स थे तो n से डिवाइड करा था, यहां पर भी n नंबर्स हैं, तो पावर कितनी रखोगे? 1/n। यहां पर सबका सम करके डिवाइड बाय n, यहां पर सबको मल्टीप्लाई करके पावर 1/n। लेफ्ट हैंड साइड वाले को बोला जाता है एरिथमेटिक मीन, इसको बोला जाता है ज्योमेट्रिक मीन। तो एरिथमेटिक मीन जो होगा वो हमेशा ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होगा। ये बात हम बोलते हैं अगर सभी नंबर्स पॉजिटिव हैं तो। ये मैथ्स में तो इतना इंपॉर्टेंट है कि मैं समझा भी नहीं सकता। मतलब 2 साल में शायद ही ऐसा कोई हफ्ता निकलेगा हमारा जिस हफ्ते में हम शायद ये प्रॉपर्टी ना यूज करें, ठीक है। शाइना, इनइक्वालिटी का मतलब होता है, इक्वालिटी का मतलब क्या है कि दो नंबर बराबर है। इनइक्वालिटी का मतलब वो दो नंबर बराबर नहीं है। अब दो नंबर इक्वल नहीं होंगे, जैसे 2 और 3 इक्वल नहीं है, तो कोई ना कोई बड़ा होगा, कोई ना कोई छोटा होगा, ग्रेटर देन लेस देन वाले साइन। अगर कोई दो नंबर इक्वल नहीं है तो ये वाला साइन यूज करना पड़ेगा अपने को, तो इसी को बोलते हैं इनइक्वालिटी। जैसे एक क्वेश्चन करके देखते हैं इसके ऊपर कि सवाल कैसा पूछता है वो, और फॉर्मूला लगाना भी आएगा अपने को। लिखो, इफ x into y is equal to 60, then find the minimum value of x plus y where x and y are positive। ठीक है, ये वाला सवाल मैं करके दिखाऊंगा, अगले वाला तुम करोगे। तो नॉर्मली एएम जीएम वाला जो ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है, ये फॉर्मूला कब लगता है? जब हमसे किसी चीज की मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू पूछी जाए, ठीक है। तो अब तुम चेक करो, दो नंबर है एक्स और वाई, दोनों नंबर कैसे नंबर है? पॉजिटिव नंबर है। अच्छा, तो एएम क्या कहता है? पहले जितने नंबर दिए हुए हैं उनको ऐड करो। कितने नंबर हैं? दो नंबर हैं, तो 2 से डिवाइड कर दो, ठीक है, बहुत बढ़िया। ग्रेटर देन इक्वल टू, फिर जितने नंबर दिए हुए हैं उन सबको मल्टीप्लाई करो, x इंटू वाई। जितने नंबर हैं उसका रेसिप्रोकल करके पावर में रख दो, 1/2। जैसे यहां पर n नंबर थे तो पावर कितनी है? 1/n। अगर यहां दो नंबर हैं तो पावर कितनी आएगी? 1/2, ठीक है।
यहां पर क्या आएगा, x प्लस वाई अपॉन 2 ग्रेटर देन इक्वल टू x इंटू वाई की वैल्यू कितनी दी हुई है, 16 दी हुई है, 16 उठाकर रख दिया, वो तो सवाल में दिए ही हुए, x प्लस वाई अपॉन 2 ग्रेटर देन इक्वल टू, पावर 1/2 का मतलब क्या होता है, रूट लेना, तो 16 का रूट कितना आएगा, 4 आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2 उधर जाकर 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 8। तो इस चीज का निष्कर्ष क्या निकला, मतलब क्या निकला कि x प्लस वाई की जो वैल्यू है वो या तो 8 के इक्वल होगी या 8 से बड़ी होगी। तो नंबर या तो 8 वैल्यू लेगा या 8.1 लेगा या 8.2, 8.3, 9, 10, 11, ये सब वैल्यू ले सकता है। तो सबसे छोटी वैल्यू क्या ले सकता है, 8। नंबर अगर 8 या 8 से बड़ा है तो उसकी मिनिमम वैल्यू 8 होगी ना, 8 से छोटा तो जा नहीं सकता वो। तो इसका मतलब आंसर आ गया मिनिमम वैल्यू ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 8, ये आंसर है। तो इस तरीके से एएमजीएम इनइक्वालिटी का यूज होता है। नोट करो, कुछ नहीं समझ में आया तो जल्दी से सवाल पूछो। चलो एक क्वेश्चन अब तुम ट्राई करके देखो, या अगले पेज पे करेंगे, जल्दी से नोट करो। सर मैक्सिमम इनफाइनाइट होगी, खुशी हाँ बिल्कुल मैक्सिमम इनफाइनाइट होगी, लेकिन वो मैक्सिमम पूछेगा ही नहीं अपने से। सर इसकी रियल लाइफ एप्लीकेशन, बच्चे मनन ये इस तरीके से काम करता है कि अगर तुझे रियल लाइफ में सवाल बनाना पड़ेगा, लेकिन अगर तुझे कोई कंडीशन दी हुई है कि 2 नंबर है, जैसे मान ले मैं तुझसे बोल दूं कि क्या बोल दूं तुझे, कंडीशन बनानी पड़ेगी यार। जैसे तू दुकान पर सामान खरीदने गया, मान ली मेरी दुकान है, किराने की दुकान है, तुम ऐसे सामान खरीदने आए, चावल खरीदने आए, और मेरा उस दिन दिमाग खराब हो रखा है, मैं सठिया रखा हूं मान ले। अब मैंने तुझे कहा कि तेरे पास जितने रुपए है ना, जितने तेरे पास चावल है, मतलब जितने रुपए हैं और जितने में तुझे किलो चावल दूंगा उनका सम कांस्टेंट होना चाहिए, तो तू मैक्सिमम कितने चावल खरीद सकता है, ऐसा सा कहूंगा, या तेरी मिनिमम कॉस्ट कितनी होगी, तेरी कम से कम पैसे खर्च हो, ये सब इस तरीके से तू कर सकता है। मतलब रियल लाइफ में तो बनाना पड़ेगा, बाकी फिजिक्स वगैरह में ढंग से ज्यादा एप्लीकेशन है इसकी। सर मैक्सिमम वैल्यू इनफाइनाइट कैसे होगी, मैक्सिमम वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी, एक्स और वाई का प्रोडक्ट दिया हुआ है 16, अगर मैं एक्स को इन्फिनिटी ले लूं तो एक्स प्लस वाई का सम भी इन्फिनिटी आ जाएगा, बाकी उसकी टेंशन मत लो, इन्फिनिटी नहीं पूछ रहा था। जिसकी मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी होगी वो नहीं पूछेगा उस चीज को, मिनिमम आ सकती है तो मिनिमम वैल्यू ही पूछेगा। हो गया नोट, या भी कर रहे हो? अगला सवाल लिखो, ये तुम करके देखो। इफ x into y into z is equal to 27, then find the minimum value of x plus y plus z। और यहां पर हमें बोला हुआ है कि x, y और z जो हैं वो पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं, ठीक है, वो हमें बता दिया गया कि पॉजिटिव हैं। लगाओ एएनजीएम लगाओ, ठीक है, वासु मानिक सही है, मनन नहीं भाई थोड़ा गलत है। नहीं एचपी गलत है, रोहिणी का सही है, जनक सही है, नीलाक्षी गलत है, युग हिमांक सही है। कुछ नहीं करना, एएमजीएम लगाओ बस अपना। एएमजीएम क्या कहता है, 3 नंबर है ना, तो पहले तीनों नंबर को ऐड कर दो, x प्लस वाई प्लस जेड। अगर 3 नंबर है तो 3 से डिवाइड कर दो, 3 से डिवाइड कर दिया, ग्रेटर देन इक्वल टू, अब तीनों का प्रोडक्ट करो एक्स वाई जेड। अब 3 नंबर है तो पावर आ जाएगी 1/3। एएमजीएम इनइक्वालिटी लगा दी, जिसकी वैल्यू पता है उसकी वैल्यू उठाकर पुट कर दो, क्या बन जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड अपॉन में 3 ग्रेटर देन इक्वल टू, x इंटू वाई इंटू जेड कितना है, 27 है, तो 27 की पावर 1/3।
उम्मीद करता हूं 27 की पावर 1/3 उसका क्यूब रूट निकालना सबको आता होगा। कितनी वैल्यू आ जाएगी? 3 आ जाएगी। 3 क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x प्लस वाई प्लस जेड ग्रेटर देन इक्वल टू 9। मतलब इन तीनों नंबर्स का जो सम है वो या तो 9 की इक्वल है या 9 से बड़ा है। अब 9 या 9 से बड़ा है तो उसकी मिनिमम वैल्यू कितनी आनी चाहिए? 9 आनी चाहिए। तो तुम बोल दोगे मिनिमम वैल्यू ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9। हालांकि इसका एक जुगाड़ भी होता है। वो जुगाड़ मैं मतलब ये मानकर चलो 80-90% क्वेश्चंस में तो सही बैठ जाता है, कभी कभी गलत हो जाता है, लेकिन जुगाड़ फिजिक्स में नॉर्मली काम कर जाता है तुम्हारा। जुगाड़ क्या है? तुम्हें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। तुम्हें ये बोला हुआ है ना x और y का प्रोडक्ट 16 है, तुम क्या करो दोनों को बराबर कर दो, y को भी x के बराबर रख दो, तो x का स्क्वायर 16 आ जाएगा। x की वैल्यू कितनी है? 4। दोनों की वैल्यू 4 होगी तभी तो मल्टीप्लाई 16 आएगा अगर बराबर कर रहे हैं। तो x प्लस वाई यानी 4 प्लस 4 8 आंसर आ गया। यहां पर देखो तीनों नंबर को बराबर कर दो। अगर x y z तीनों की वैल्यू 27 है मतलब बराबर है और तीनों का प्रोडक्ट 27 है तो तीनों की वैल्यू को 3 होना पड़ेगा। तो 3 इंटू 3 इंटू 3 27 आ जाएगा। तो इसकी मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे? 3 प्लस 3 प्लस 3 आंसर आ गया 9। ओरल भी कर सकते हो। जैसे और देखो अगला सवाल लिखते हैं। इसको बोलते हैं सिमेट्रिसिटी होल्ड करवाना। मैथ्स में बहुत जगह सिमेट्रिसिटी होल्ड कर जाती है। सब चीजों को बराबर कर दो अपने आप आंसर आ गया। लिखो इफ x इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू, मान लो दिया हुआ अपने को, कितना लोगे? 8 ले लो। मान लो इन चारों का सम 8 दिया हुआ है, देन फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x y z into w, x into y into z into w, where x y z and w are पॉजिटिव रियल नंबर्स। तो एक तरीका तो क्या है, पहले मैं एएमजीएम लगाऊं। एएमजीएम मेरा क्या कहता है? थोड़ा सा सवाल पिछले वाले दोनों से अलग है, हल्का सा अलग है बस। पहले चारों का सम करो, डिवाइड बाय 4 करो, क्योंकि 4 नंबर है ना इसका, ग्रेटर देन इक्वल टू। चारों का मल्टीप्लाई करो, पावर कर दो 1/4, ये आ गया। चारों का सम कितना है? 8 है। 8/4 कितना होता है? 2, ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स वाई जेड डब्ल्यू पूरे की पावर 1/4। ये जो पावर 1/4 है इसको इधर शिफ्ट कर सकते हैं, पावर उधर शिफ्ट करते हैं तो पावर कितनी हो जाती है? 4 हो जाती है। तो 2 की पावर 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स वाई जेड डब्ल्यू। अच्छा एक बात बताओ, मैं कहूं कि 3 2 से बड़ा है तो मैं इसको उल्टा करके ये बोल सकता हूँ कि 2 3 से छोटा है। 3 2 से बड़ा है तो उल्टा करके 2 3 से छोटा है। अगर 16 इससे बड़ा है तो ये नंबर 16 से छोटा है, तो इसको उल्टा करके लिख देते हैं, थोड़ा देखना समझना समझाना आसान हो जाता है। तो ये जो नंबर आ रहा है वो या तो 16 के इक्वल होगा या 16 से छोटा होगा। उल्टा काम हो गया। अभी तक हमें प्रोडक्ट दिया हुआ था, सम निकालना था। अब सम दिया हुआ है, अब प्रोडक्ट निकालना है। तो इसमें मैक्सिमम वैल्यू पूछी जाती है। तो इसकी जो वैल्यू है वो या तो 16 के इक्वल है या 16 से छोटी है। तो ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है? मैक्सिमम 16 हो सकता है। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x इंटू वाई इंटू जेड इंटू डब्ल्यू इज इक्वल टू 16। अब मान लो मैं ये काम नहीं करना चाहता, भाड़ में गया सारा काम, क्यों करें? चारों नंबर को बराबर कर दो। तो चारों नंबर बराबर हैं तो x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स कितना हुआ? 4x हुआ। 4x इक्वल टू 8 कर दिया तो हर नंबर की वैल्यू 2 2 2 आ गई ना। 8 को हमने बराबर 4 4 हिस्सों में बांट दिया, सबकी वैल्यू 2 होगी। सबकी वैल्यू 2 है तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 4 बार मल्टीप्लाई होगा। कितनी मैक्सिमम वैल्यू आएगी? 16 आएगी। डायरेक्ट करके बता सकते हो। तो ये भी जुगाड़ होता है। फिजिक्स में उतना फेल नहीं होता जहां तक मुझे लगता है। अगर फेल हो जाए तो भाई ये प्रॉपर तरीका है। मैथ्स में कई कई जगह फेल हो जाता है, कहां पर फेल होता है वो हम डिटेल में बात करेंगे जब सीक्वेंस सीरीज चैप्टर पढ़ेंगे। समझ में आई एएमजीएम इनइक्वालिटी कैसे सोल्व करें? तो अगर उसको सम पूछना होगा तो सम की तो वो पूछेगा मिनिमम वैल्यू। जैसे x प्लस वाई प्लस जेड की मैंने कौन सी वैल्यू पूछी? मिनिमम। अगर प्रोडक्ट की वैल्यू पूछनी होगी तो कौन सी पूछेगा? मैक्सिमम वैल्यू। उल्टा काम नहीं कर सकता वो।
सम की मिनिमम और प्रोडक्ट की मैक्सिमम। तो भाई आज के लिए इतना ही। आज थोड़ी 2-4 मिनट तुम्हारी क्लास जल्दी खत्म हो रही है क्योंकि टॉपिक अपना पूरा हो गया। इतना ही तुम्हारा फिजिक्स में काम का है। मैथ्स में डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास से तुम्हारा चालू होगा ट्रिग्नोमेट्री, जो जितना फिजिक्स में काम आता है। लगभग उसमें लगेंगे 6 से 7 लेक्चर। बाकी जितने तुम उसमें डाउट पूछोगे उसके ऊपर डिपेंड करेगा। ट्रिग्नोमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और ट्रिग्नोमेट्री, मेन यही 3 चीजें फिजिक्स में यूज होती हैं। ये भी यूज होता है, क्वाड्रेटिक भी होता है, स्ट्रेट लाइन भी होता है, लेकिन ये तीनों चीजें तो बहुत रेगुलर बेसिस पर यूज होती हैं। और ट्रिग्नोमेट्री 6-7 लेक्चर में पढ़ेंगे तो इसका मतलब थोड़ा बड़ा टॉपिक भी है। ठीक है, तो थोड़ा समझकर करना, थोड़ा रेगुलर तुम्हें होना पड़ेगा, उसकी हर चीज समझ के करनी पड़ेगी तुम्हें। तो नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे, बेसिक बेसिक पढ़ेंगे अपना। मुकुल मॉड्यूल भी साथ में कर सकते हैं सर। किस चीज का मॉड्यूल भाई मुकुल? सीक्वेंस एंड सीरीज का सवाल ही नहीं उठता बच्चे, सवाल ही नहीं उठता। कैसे कर लेगा? कुछ ही नहीं पढ़ा अभी तो हमने। नहीं खुशी, ट्रिग्नो के बाद कुछ नहीं है। ट्रिग्नो तुम्हारा बेसिक मैथ्स का लास्ट टॉपिक है। उसके बाद तुम अलग अलग कर दिए जाओगे, मेडिकल वाले अलग, नॉन मेडिकल वाले अलग। मेडिकल वालों के साथ साथ इतना ही है बस। नहीं हिमांक, जहां तक मुझे पता है टुमारो कोई ऑफ नहीं है, कल का क्लास है मेरे हिसाब से। तो बाकी अगर ऐसा होगा छुट्टी वगैरह का तो मैसेज आ जाएगा, लेकिन जहां तक मुझे पता है क्लास है। शिवम, मिनिमा और मैक्सिमा। बच्चे ये मैंने डिफरेंशिएशन में हल्का सा आइडिया दे दिया था मिनिमा मैक्सिमा का, जब डिफरेंशिएशन पढ़ाया था। वो तो उसी में आया था ना, उसको मिनिमम मैक्सिमम को अलग से थोड़ा पढ़ाना पड़ता है। अरे अगर तू डिफरेंशिएशन की क्लास किसी वजह से नहीं लगा पाया था तो शाम को जब मैं पढ़ाऊंगा डिफरेंशिएशन तो उसमें अटेंड कर लेना साथ में। ठीक है, हाँ टीचर लीव कर सकते हो। आज के लिए इतना ही। घर जाके नोट्स पढ़ लेना, रिवाइज कर लेना एक बार। कोई दिक्कत हो तो व्हाट्सएप पर पूछ ही सकते हो। लेक्चर भी दोबारा देख सकते हो। अच्छा शगुन थी या था, बस लड़की का ही नाम ही होता है नॉर्मली, मैं थी बोल रहा हूँ। तो शगुन वो अपना लेक्चर, वो टॉपिक देख लेना एक बार, जो क्वेश्चन करवाया था समझ में आ जाए तो बहुत बढ़िया। नहीं तो जिस स्टेप में दिक्कत हो स्क्रीनशॉट लेकर उसको सर्कल करके भेज देना। ठीक है, ये मत करना कि पूरा सवाल भेज दिया, तो पूरा सवाल तो मैं कैसे समझाऊंगा व्हाट्सएप पर। तो जो स्टेप नहीं समझ में आएगा उसको सर्कल करके भेज देना। या 3 स्टेप समझ में नहीं है, 4 स्टेप समझ में नहीं है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, बाय।